हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हेलो मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल में। नवीन मिश्रा इजी प्रोग्रामिंग। हेलो फ्रेंड्स, एम सी एस 012 का जून 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा था। उसका ये फाइनल वीडियो है। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 मेरे रहते थे हमारे कंप्लीट करने को। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पर चलते हैं, लेकिन चलने से पहले अगेन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन था फोर्थ का ए पार्ट। अगेन ये प्रैक्टिकल था। उसने बोला था, कहता मशीन के पास एक इंस्ट्रक्शन के लिए 16 बिट अवेलेबल है। कहता हाउ मेनी बिट्स विल बी रिक्वायर्ड। इन 3 क्वेश्चंस का आंसर दिया था। पहला दूसरा क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का था और दूसरा 2 मार्क्स का था। टोटल ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसको देखते हैं कैसे किया है हमने। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो भाई, उसने बोला था 50 इंस्ट्रक्शंस, राइट। तो 50 इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए मैंने सिंपल एक फार्मूला लगाया है 2m = n का, कि इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे। अब उसने 50 दिया है, n उसने 50 दिया है, तो मैंने क्या किया 2m = 50। लेकिन ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि 2 की पावर पे 50 आएगा ही नहीं। तो इसको कुछ ऐसे कर दो कि 2m कुछ ऐसा हो जो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 50 के। ओके, तो जैसे 2⁶ करते हो आप, अगर आप 2⁶ करते हो तो टोटल 64 बनता है, जो 50 से बड़ा है, ठीक है ना। तो तो ये आपका 2⁶64 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 50 इंस्ट्रक्शंस के लिए हम 2⁶ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फिर उसने पूछा था ऑपरेशन कोड का साइज़ क्या है। फिर उसने पूछा था एड्रेसिंग मोड बिट्स का साइज़ क्या है, ठीक है ना। तो अब देखो, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, जैसे उसने यहाँ पे बोला कि 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है, तो 16 बिट के इंस्ट्रक्शन के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है ऑपरेंड, ऑपरेंड या ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस कुछ भी हो सकता है आपका। फिर होता है ऑप कोड। ऑप कोड होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल द इंस्ट्रक्शन इज मूव बी कॉमा सी, सो दीज आर योर ऑपरेंड्स एंड दिस इज योर ऑप कोड। ओके, द ऑपरेंड कैन बी एन एड्रेस एज वेल। तो ऑपरेंड्स को स्टोर करने के लिए अगर 16 बिट की इंस्ट्रक्शन है तो 12 बिट ऑपरेंड के लिए लगेंगे, 0 to 11, 12, 13, 14 जो 3 बिट्स हैं वो ऑपकोड में लगेंगी, और जो लास्ट मोड होती है, आई मोड होती है, वो 15th बिट होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था। अगर आप लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ोगे तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपको ये प्रॉपरली एक्सप्लेन किया होगा, मिल जाएगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसने पूछा था भैया कि एड्रेसिंग मोड्स बिट कितनी है। अगर मैं 4 डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स को लेके आ रहा हूँ, तो एज यू कैन सी यहाँ पे हम 0 to 11 कर रहे हैं, 12 बिट्स हैं, तो एड्रेसिंग मोड्स बिट की लेंथ कितनी होगी हमारी 12। ओके, ऑपरेशन कोड की लेंथ कितनी होगी 3 बिट। तो यहाँ पे आंसर आपका आना था 3 बिट, लेकिन ये 50 इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने इवेल्युएट करने को मैंने इवेल्युएट किया है। फिर उसने बोला था कि अगर एक एड्रेसिंग मोड इनमें से डायरेक्ट एड्रेसिंग है तो मेमोरी लोकेशन का साइज क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। अब डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग है, ठीक है ना, और मैंने 12 बिट की स्पेस छोड़ी हुई है इंस्ट्रक्शन के लिए, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज 2⁻12 हो सकता है, जिसको अगर सॉल्व करोगे तो 4096। तो 4096 मेमोरी लोकेशंस, दिस इज द साइज ऑफ योर मेन मेमोरी, ठीक है ना। इफ़ यू हैव अ डायरेक्ट एड्रेसिंग, तो इसके लिए ये हमने यूज़ किया हुआ है। तो आपके 3 आंसर्स ये थे। एक नंबर का आंसर था जिसका आंसर आता 3 बिट्स, 12, 13, 14 बिट पहले का। सेकंड का आंसर था 12 बिट्स, और थर्ड का आंसर था 2⁻12 4096 मेमोरी लोकेशंस। ये फोर्थ का ए था, ये प्रैक्टिकल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेमोरी स्टैक क्या होता है, सब रूटीन कॉल पे वो कैसे इंप्लीमेंट होता है, उसका रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या है, उसका एक सुटेबल प्रोग्राम बना के दिखाओ। तो यार देखो, स्टैक क्या होता है बेसिकली। स्टैक क्या होता है, स्टैक यार एक, जैसे आप ऐसा समझ लीजिए कि एक वो कंटेनर है, ठीक है ना। उस कंटेनर के अंदर आप चीज़ें रखोगे, तो उस कंटेनर में चीज़ें डालने के लिए आपको यहीं से इंसर्ट और डिलीट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के ऑपरेशन को हम बोलते हैं पुश, और डिलीट करने के ऑपरेशन को हम बोलते हैं पॉप, ठीक है ना। जब आप इन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, तो प्रोग्राम के रिलेटेड जो भी डेटा होता है वो स्टैक के अंदर पड़ा होता है। स्टैक के अंदर प्रोग्राम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया होता है। वो एक एक इंस्ट्रक्शंस पॉप करता रहता है, उसको एग्जीक्यूट करता रहता होता है।
फिर होता है सबरूटीन कॉल। पहले तो सबरूटीन क्या है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं, ये आपका मेन फंक्शन है, ये आपका एक मान लो ऐड फंक्शन है, मेन फंक्शन से ऐड फंक्शन पे आप कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हो, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज में इसको सबरूटीन बोलते हैं। सबरूटीन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्राम बट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटेड वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। एंड जब भी मैं उसको कॉल करता हूँ तो उसको हम सबरूटीन कॉल बोलते हैं। सबरूटीन कॉल एक तरीके का सॉफ्टवेयर इंटरप्ट माना जाएगा। मान लो आपका प्रोग्राम इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा था, यहाँ पे एक कॉल आया है, सबरूटीन कॉल आया है, मतलब उसने करंट एग्जीक्यूशन को रोका, कंट्रोल ट्रांसफर किया इस तरफ, इस कोड को एग्जीक्यूट किया और फिर वापस आ गया। तो सबरूटीन कॉल एंड रिटर्न, दिस इज कॉल्ड सबरूटीन कॉल एंड रिटर्न। तो कहता है भैया इसमें मेमोरी स्टैक क्या इंप्लीमेंट करता है। मेमोरी स्टैक क्या होता है यार, जैसे कि ये 10 इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई थी, तो स्टैक में क्या हुआ 1 2 3 4 मान लो ऐसे 10 इंस्ट्रक्शंस उसने अपने पास रखी हुई हैं, लेकिन 4 पे ही क्या हुआ आपका सबरूटीन कॉल हो गया। जैसे सबरूटीन कॉल हो गया, वो जितना काम कर चुका है उसको कहीं सेव करना पड़ेगा, एक नई मेमोरी लोकेशन में इसको मूव करना पड़ेगा, ताकि जब वो ये काम खत्म कर ले तो वापस इस यहाँ से आके इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सके। तो मेमोरी स्टैक इज हेल्पफुल देयर। व्हेनेवर अ सबरूटीन इज कॉल्ड, द current state of the program should be saved somewhere and all the remaining instructions should be saved somewhere. This is done in the memory stack of the pointer, and then memory stack के थ्रू ये होता है, and then the control is transferred to the procedure। तो अब इस प्रोसीजर का जो डाटा है वो मेमोरी स्टैक में रखा जाएगा, इसको ऊपर रखा जाएगा, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो रिटर्न स्टेटमेंट होगी, रिटर्न स्टेटमेंट वापस आपको इस लोकेशन पे लेके जाएगी जहाँ पे आपका मेमोरी एड्रेस पड़ा था, यहाँ से डाटा दोबारा लोड होगा आपकी स्टैक के अंदर और इस तरीके से आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यही थ्योरेटिकल कॉल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ए सबरूटीन कॉल ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू सबरूटीन इंस्ट्रक्शंस एंड ब्रिंग्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग प्रोग्राम। जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। प्रोसीजर कॉल को स्टैक सपोर्ट करता है, स्टैक लिफो फॉर्म में काम करता है, रिटर्न एड्रेस को सेव करने के लिए, पैरामीटर पासिंग के लिए, रिटर्न वैल्यू को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका, जो यूनिट 4 है, उसके अंदर एक स्टैक सेगमेंट होता है। स्टैक सेगमेंट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर दिस पर्पस एंड स्टैक सेगमेंट्स के इनिशियल्स SS लिखा जाता है, ठीक है ना। इसका रजिस्टर जो है स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट और उसके टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू को यूज करेगा। ऑफसेट क्या होता है, एक गिवन एड्रेस के अंदर अगर आपको कोई नया एड्रेस ऐड करना पड़े और फिर जाके आपको फिजिकल एड्रेस एक्चुअल मिले तो ये आपका ऑफसेट कहलाता है। ऑफसेट इज दैट एड्रेस दैट मस्ट बी एडेड टू द बेस एड्रेस ऑफ द सेगमेंट टू गेट द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस वेयर द डेटा और द वैल्यूज आर स्टोर्ड, ठीक है ना। तो यही सारा यहाँ पे समझाया हुआ है। द स्टैक कैन स्टोर मल्टीपल एंट्रीज, सब रूटीन्स को, मल्टीपल रूटीन सबको एक जगह रख सकता है। सब रूटीन कॉल कैसे होता है यही सारा समझाया गया है। फिर उसने प्रोग्राम समझाने को बोला था, तो भैया प्रोसीजर कॉल होता कैसे है, तो ये यहाँ पे मैंने इसमें समझाया है। तो ये आपका, ये पहले डायग्राम समझा देता हूँ मैं। ये मेन प्रोग्राम है, तो मेन प्रोग्राम का ये स्टैक है, ठीक है ना। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। फिर कॉल टू सबरूटीन ए, जैसे कॉल टू सबरूटीन ए हो वो कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर लेके गया सबरूटीन ए की तरफ, उसके सारी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, जब उसको रिटर्न देखा वापस यहाँ पे आ गया, फिर इंस्ट्रक्शन चलानी शुरू करी, फिर सबरूटीन ए को कॉल हुआ एंड अगेन। तो वही चीज़ जो मैं समझा रहा था आपको कि मेन प्रोग्राम से सबरूटीन ए की तरफ जो कॉल हो रहा है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। तो ये स्टेप्स हैं। कहता है अनलाइक अदर ब्रांच इंस्ट्रक्शन से प्रोसीजर कॉल मस्ट सेव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सो दैट द रिटर्न विल बी एबल टू ब्रांच बैक टू द प्रॉपर प्लेस। वही चीज़ आपको रिटर्न एड्रेस सेव करना पड़ेगा। इसके लिए रजिस्टर्स यूज़ किए जाएंगे प्रोसीजर्स के, जो कि कंटेंट्स चेंज होते रहेंगे और जिसके अंदर आपके प्रोसीजर फिनिश जब हो जाएगा तो उसके रिलेटेड डाटा पड़ा होगा, ठीक है ना। ए प्रोसीजर मस्ट हैव अ मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग और शेयरिंग डाटा विद प्रोसीजर्स देन कॉल इट दैट इज पैरामीटर पासिंग। अगर यहाँ से कोई डेटा पड़ा है जो आप यहाँ भेजना चाहते हो, या यहाँ से कोई डेटा पड़ा है तो यहाँ पे भेजना चाहते हो, तो इसके लिए सब रूटीन कॉल के थ्रू आप पैरामीटर्स और रिटर्न वैल्यूज़ को यूटिलाइज करते हो। तो ये आपका सब रूटीन कॉल और रिटर्न स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने को बोला था। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ये मेन कंसेप्ट है, जिसको कंसेप्ट आता होगा वही लिख पाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विल्किस कंट्रोल। विल्किस कंट्रोल, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, फ्लिंस आर्किटेक्चर, हार्वर्ड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग में जब पढ़ना शुरू करो तो इनकी थ्योरी और इंट्रोडक्शन लेके जाओ, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं विल्किस कंट्रोल की तरफ। विल्किस कंट्रोल मेनली जो है वो क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाता होता है। जैसे कि रिस्क और सिस्क है, एक मेन आपने टर्म्स सुनी होंगी, एक रिस्क है एक सिस्क है। जो सिस्क है वो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है, उसमें ज़्यादातर विल्किस कंट्रोल के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता होता है। तो इसका इंट्रोडक्शन आपकी जो ई बुक्स हैं उसमें मिल जाएगा। मैंने वहीं से मेन लाइनों को उठाया हुआ है और समझाऊंगा आपको। तो भैया
जो विल्किस था ये एक प्रोफेसर था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। 1951 में 1951 में उसने माइक्रो प्रोग्रामिंग टर्म को इंट्रोड्यूस किया। उसने क्या कहा कि भाई एक अल्टरनेटिव प्रोसीजर है फॉर डिजाइनिंग कंट्रोल यूनिट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर। हार्डवेयर तो था ही, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट मैं आपको दे रहा हूं माइक्रो प्रोग्रामिंग। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ए मशीन इंस्ट्रक्शन ए सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर इनटू द प्रोसेसर टू अनदर टेक प्लेस। कहता है जब आपकी एक इंस्ट्रक्शन चलती है, ठीक है ना, तो कई सीक्वेंस ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर की तरफ, ठीक है ना। इन्हीं को हम माइक्रो ऑपरेशंस बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द एनालॉजी बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन मशीन इंस्ट्रक्शन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम, विल्किस इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग। वही चीज माइक्रो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट जो है, जो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में यूज होता है, उसकी इसने यूटिलाइज किया। द विल्किस कंट्रोल यूनिट रिप्लेसेस द सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशन। हार्डवेयर कंट्रोल था, उसको उसने हटा दिया, उसको उसने क्या किया है, कंट्रोल यूनिट को कंजक्शन कर दिया स्टोरेज यूनिट के साथ, जिसके अंदर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को स्टोर किया जाता होता है। तो ये डायग्राम है बेसिकली जो आपने बनाना था। दो रजिस्टर्स हैं, एक एड्रेस डिकोडर है, यहाँ पे टाइमिंग कंट्रोल क्लॉक भेजी जाएगी। इन रजिस्टर्स को इनेबल करने के लिए क्लॉक सिग्नल और इनेबल बिन, और ये आपके कंट्रोल सिग्नल्स और एड्रेस लाइंस हैं जिसके थ्रू आपने कम्युनिकेट किया हुआ है। अब इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है ना। तो कहता है कि इन विल्किस कंट्रोल माइक्रो इंस्ट्रक्शन हैज टू मेजर कंपोनेंट। कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी उसके अंदर दो हिस्से होंगे, एड्रेस फील्ड एंड कंट्रोल फील्ड, विच इंडिकेट्स द कंट्रोल लाइन्स विच। अब जैसे कि ये जो डायग्राम था आपका, इसकी कौन सी कंट्रोल लाइन को आपने एक्टिवेट करना है वो चीज़, और किस एड्रेस पे डाटा पड़ा है उसको लेके आना, उसको हम यूज़ करते हैं। द कंट्रोल मेमोरी इन विल्किस कंट्रोल इज ऑर्गेनाइज्ड एज ए PLAs लाइक मैट्रिक्स मेड ऑफ डायोड्स। तो ये छोटे छोटे जैसे ये डायोड्स लगे हुए हैं एक तरीके के, जो इस पिन को एक्टिवेट करेंगे। फिर उसने बोला दिस इज अ पार्शियल मैट्रिक्स एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, द कंट्रोल सिग्नल्स एंड एड्रेस। वही चीज़, ये पार्शियल एंड कंप्लीट नहीं है, कंट्रोल सिग्नल्स पड़े होंगे और कंडीशनल सिग्नल्स पड़े होंगे इसके अंदर, वो उसने एक्सप्लेन किया है। फिर कहता है दो रजिस्टर से, तो वो क्या करेंगे, जो पहला रजिस्टर है रजिस्टर 1, वो क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू वन स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल T1 M1 में और T2 M2 में पड़ा होगा, तो ये एक प्रोग्राम काउंटर का काम कर रहा है अगर आपने आगे पढ़ा होगा तो। उसके बाद ऑन डिकोडिंग द कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड दैट कॉजेज एग्जीक्यूशन ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। जब कंट्रोल सिग्नल को आप डिकोड करोगे, इससे क्या होगा, आपके इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। इन एडिशन द कंट्रोल यूनिट इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन व्हिच गेट्स लोडेड थ्रू रजिस्टर 2 टू रजिस्टर 1। फिर वो क्या बोलता है, जब वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, इसी बीच में वो एक इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई रजिस्टर 2 के कंटेंट को रजिस्टर 1 में लोड कर दो, ठीक है ना। रजिस्टर 2 टू रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 से रजिस्टर 1 में लोड कर दो। रजिस्टर 1 कैन आल्सो बी लोडेड बाय रजिस्टर 2 एंड इनेबल IR इनपुट। अब देखो जो आपका R1 रजिस्टर है, R1 रजिस्टर के कंटेंट कहता है दो जगहों से आ सकते हैं, या तो R2 से, या फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन साइकिल भी उठा सकता है। ड्यूरिंग अ मशीन साइकिल वन रो ऑफ मैट्रिक्स इज एग्जीक्यूटेड। एक टाइम पे एक रो ही एक्टिवेट होगी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रो जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल्स दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ प्रोसेसर। द सेकंड पार्ट जनरेट्स द एड्रेस ऑफ द रो टू बी सिलेक्टेड इन द नेक्स्ट मशीन साइकिल। सो बेसिकली कहता है कि एक बार में एक सिग्नल ही एक्टिवेट होगा, जब ये सिग्नल एक्टिवेट होगा तो उसके बेस पे दूसरा सिग्नल एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। कैसे सिग्नल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, क्या रजिस्टर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना। रजिस्टर 2 को आप दो तरीकों से लोड कर सकते हो, दो तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। ये देखिए ये रजिस्टर 2 है, इसके अंदर दो लाइनें आ रही है, एक इनेबल इनपुट से और एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस उठा के भी लोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्लॉक सिग्नल पे रजिस्टर 1 का डाटा नीचे आ जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, और रजिस्टर 2 का डाटा पास ऑन हो जाएगा रजिस्टर 1 में। फिर इस रजिस्टर के बेस पे जो इंस्ट्रक्शंस को रीड किया जाएगा, उसके हिसाब से कंट्रोल सिग्नल्स को और कंडीशनल सिग्नल्स को एक्टिवेट किया जाएगा। जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एड्रेस करने का इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे चला है। दो इंस्ट्रक्शंस R1 और R2 में पड़ी हुई हैं। R1 की इंस्ट्रक्शन जब एड्रेस डिकोडर पे गई तो R2 ने अपना डाटा R1 को पास कर दिया, R1 नया डाटा लोड कर लेगा। एड्रेस डिकोडर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टास्क दे देगा, रजिस्टर 2 में लोड कर देगा। रजिस्टर 2 फिर पास ऑन रजिस्टर 1 को कर देगा। इस तरीके से आपका विल्किस कंट्रोल यूनिट वर्क करता है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम और थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है। बाकी आपकी बुक्स में ये सारे नोट्स बने हुए थे, वहाँ से आप पढ़ सकते थे। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का लास्ट पार्ट। कहता रिस्क मशीन जो है, ये ऊपर ऑलमोस्ट सिस्क था, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट था, नीचे रिस्क है। अब कहता है उसके लिए लार्ज रजिस्टर फाइल क्या है वो बताओ और इसका डायग्राम बनाओ। तो ये है आपका रिस्क। रिस्क क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीटनेस या रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इन जनरल द रजिस्टर स्टोरेज इज फास्टर देन मेन मेमोरी एंड द कैश। अब पता ही है हमें, ये प्रोसेसर है, प्रोसेसर को काम करने के लिए डाटा चाहिए
वो डाटा कैशे से उठाएगा, कैशे में डाटा नहीं मिला तो मेन मेमोरी से उठाएगा, लेकिन यहाँ से डाटा उठाने में टाइम लगता है। रजिस्टर क्या होते हैं, प्रोसेसर की अपनी ही मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जा सकता है। आल्सो द रजिस्टर एड्रेसिंग यूजेज मच शॉर्टर एड्रेसेस देन द एड्रेसेस फॉर द मेन मेमोरी एंड कैशे। एक चीज़ और कहता है, जब आप मेन मेमोरी और कैशे से एड्रेस उठाओगे तो एड्रेस बिट्स मान लो 16 बिट की हो जाएंगी, ठीक है ना, लेकिन अगर आप रजिस्टर से उठाओगे तो आपकी शायद 10 बिट में ही काम हो जाए, तो कम बिट्स लगेंगी। However, the number of registers in a machine are less as generally the same chip contains the ALU and control unit। अब कहता है कि मशीन में नंबर ऑफ रजिस्टर्स पर कम होते हैं, आपके पास इतनी जगह नहीं है कि आप सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट कर दो, तो thus a strategy is needed that will optimize the register use and thus allow the most frequently accessed operands to be kept in the registers। अब होता क्या है कि भाई बार बार मेन मेमोरी से कैशे से डाटा उठाओगे तो स्लो हो जाओगे, लेकिन तो आप रजिस्टर से डाटा उठाओगे, लेकिन जब रजिस्टर से डाटा उठाओगे तो पंगा ये है कि रजिस्टर में डाटा ज़्यादा नहीं रख सकते। तो कहता है कि कोई ऐसी स्कीम निकालो कि रजिस्टर में मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज डाटा रख लो, जो चीज़ें आपको बार बार चाहिए वो आप अपने इस रजिस्टर्स में रख लो, बाकी चीज़ें आप मेन मेमोरी और कैशे से उठाते रहें। इस तरह की ऑप्टिमाइजेशन जो होगी, जो हमने ये करना है, ये कंपाइलर के थ्रू भी हो सकती है या किसी हार्डवेयर टेक्निक से भी हो सकती है। जो हार्डवेयर अप्रोच होगा उसके लिए ज़्यादा रजिस्टर्स को यूज़ किया जाएगा ताकि ज़्यादा रजिस्टर्स को लॉन्गर पीरियड के लिए रखा जाए। इस प्रोसेस को रिस्क मशीन कहते हैं, जिसमें हार्डवेयर अप्रोच से ऑप्टिमाइजेशन किया जाएगा। ऑन द फेस ऑफ इट यूज ऑफ द लार्ज सेट ऑफ रजिस्टर्स वुड लीड टू फ्यूअर मेमोरी एक्सेसेस, ठीक है ना। हाउएवर इन जनरल अबाउट 32 रजिस्टर्स वर कंसीडर्ड ऑप्टिमम। कहता 32 रजिस्टर से ज़्यादा कभी मत रखो, जब भी आप रजिस्टर्स रखोगे तो आपकी मेमोरी एक्सेस कम हो जाएगा, मेमोरी एक्सेस कम यूज किया जाएगा, 32 रजिस्टर से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, ऑप्टिमम लेवल यही है। फिर उसका ये डायग्राम था, ये भी आपकी बुक से ही उठाया हुआ स्क्रीनशॉट है। तो उसने बता दिया भैया जैसे कैसे कैसे होगा कि 0 to 9 जो बिट्स है रजिस्टर नंबर है उसमें ग्लोबल वेरिएबल रखे जाएंगे। 3 फंक्शन ए बी सी है, मान लो ए ने बी को, बी ने सी को कॉल किया है, तो रिस्क रजिस्टर फाइल प्रोवाइड्स द सपोर्ट ऑफ फॉर सच कॉल रिटर्न्स विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर विंडोज। रजिस्टर फाइल्स आर ब्रोकन इनटू मल्टीपल स्मॉल सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड असाइंड एट डिफरेंट लोकेशन। वही चीज़ कि इनको अलग अलग जगहों पे रखा जाएगा, अलग अलग लोकेशंस पे रखा जाएगा। फंक्शन कॉल ऑटोमेटिकली चेंजेस ईच ऑफ दीज सेट्स। जब भी आप फंक्शन कॉल करते हो इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। Windows for adjacent procedures are overlapped. This feature allows parameter passing without moving the variable at all। कोई वेरिएबल पास नहीं होगा, लेकिन एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे आप डेटा पास कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका डायग्राम था रिस्क का, और रिस्क की जो एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। क्योंकि हार्डवेयर अप्रोच लग रहा है तो इसमें ज़्यादा रजिस्टर्स यूज़ हो रहे हैं। तो इफ़ यू काउंट द रजिस्टर्स हियर, तो 10 + 6 16, 16 6 22, 22 10 32, 32 6 38, 38 10 48, 48 से 54, उसने 54 रजिस्टर्स यूज़ किए हैं। बट ये भी होगा कि कई जगहों पे उसी रजिस्टर्स को ओवरराइट करके नई वैल्यूज़ को रखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो एफ बी फंक्शन बी की लोकल वेरिएबल को रखा जाएगा, यहाँ पे एफ ए के लोकल वेरिएबल को रखा जाएगा, तो उन्हीं 10 रजिस्टर्स को यूटिलाइज कर लिया जाएगा, ठीक है ना। जो फंक्शन चल रहा है उसी के लोकल वेरिएबल्स को रखा जाएगा, ठीक है। तो लिखा 54 है पर एक्चुअल में ये 32 से ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, ओके, क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे वैल्यूज। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन 4 खत्म, जिसके डी पार्ट थे। अब चलते हैं फिफ्थ में 8086 माइक्रो प्रोसेसर है। मेरे को किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैं असेंबली लैंग्वेज 8086 नहीं कर पा रहा हूँ, उसको छोड़ दूँ। देखो अगर आप छोड़ते हो तो देखो जो फिफ्थ का ABCD सारा एक्सप्लेन है, सारा थ्योरी है, उसने कोई प्रोग्राम नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं पूछा, तो ये 20 नंबर थे सीधे सीधे। मैंने उसको ये सजेशन दिया था कि आप 8086 का आर्किटेक्चर, उसका फ्लो चार्ट, उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसके एड्रेसिंग मोड्स यही पढ़ लो, यही बेस्ट है। तो इसमें टोटल 10 इंस्ट्रक्शंस पूछ ली हैं जो 12 नंबर की हैं, तो उन्हीं 10 इंस्ट्रक्शंस को मैं समझाने जा रहा हूँ। फिफ्थ के ए पार्ट में उसने 4 इंस्ट्रक्शंस पूछी थी, XCHG, LEA, ADC, XOR। तो इसको समझते हैं जरा। XCHG क्या करता है? एक्सचेंज, पूरा नाम है एक्सचेंज। आपके पास एक ब्लॉक ये पड़ा है, आपके पास एक ब्लॉक ये पड़ा है, यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 201C, यहाँ पे वैल्यू पड़ी है 102D। अब अपनी वैल्यूज को ये एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज मतलब ऊपर आ जाएगा 201C और नीचे आ जाएगा 102D। तो ये एक्सचेंज कमांड होती है, ठीक है ना। सोर्स कोमा डेस्टिनेशन, अब ये वैल्यू सपोज ये आपका AX रजिस्टर है, ये आपका DX रजिस्टर है, ठीक है ना। A और D रजिस्टर्स हैं 16 बिट के, तो 16 बिट के डाटा आपस में स्वैप हो जाएंगे। ये एग्जांपल भी आपने लिख दी है, ठीक है ना। जब एक्सचेंज बाइट्स करो तो वही चीज़ कि आप चाहे बाइट्स चाहे वर्ड्स, बाइट्स मतलब 8 बिट का डाटा हो और वर्ड मतलब 16 बिट का डाटा हो, दोनों केसेस में ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन चल जाएगी। एक ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो सकता है,
ठीक है ना। जैसे आपने ये लाइन लिखी ना DX AX, एक रजिस्टर होगा, दूसरा या तो रजिस्टर रख लो या मेमोरी ऑपरेंड रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन नॉट एक्सचेंज टू मेमोरी लोकेशंस, दो मेमोरी लोकेशंस को एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर ये आपके इंस्ट्रक्शन 2048H पे पड़ी है, दूसरी इंस्ट्रक्शन 2052H पे पड़ी है, अगर आप यहाँ पे एड्रेसेस पास करोगे तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है ना। द सेगमेंट रजिस्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड, सेगमेंट रजिस्टर्स को भी आप यूज नहीं कर सकते। स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, इनको भी यूज नहीं कर सकते। तो ये एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन और एक सिंपल सा एग्जांपल, 5 लाइनों की बात थी, ये 2 मार्क्स हो गए इसके। फिर था LEA। LEA का मतलब होता है लोड इफेक्टिव एड्रेस। अब इफेक्टिव एड्रेस क्या है? देखो, जब आपने कोई इंस्ट्रक्शन रन करी, फॉर एग्जांपल MVI, द इंस्ट्रक्शन इज 2048H, दैट इज आप क्या कह रहे हो, 2048H के एड्रेस के डाटा को मूव कर दो इमीडिएटली, ठीक है ना। लेकिन जब आपने इस 2048 एड्रेस को ढूंढने के लिए गए तो 2048 के अंदर आपको 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो आपको सीधा यहीं पे वैल्यू मिल गई 2D की ये वैल्यू थी भाई, या इसने एक और एड्रेस रेफर किया 2052 और उसके अंदर आपको 2D मिला। अगर जिस एड्रेस पे उसने दिया है उसी एड्रेस पे आपको सीधा डाटा मिल जाए तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग होगी। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता, उसने आपको एड्रेस दिया था 2048 ने एक और एड्रेस दिया 2052 और 2052 पे जाके आपको एड्रेस मिला, तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। आगे के आगे जाना पड़ा। इन दोनों केसेस में एक टर्म कॉमन होती है, इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस क्या है? द एड्रेस वेयर द एक्चुअल ऑपरेंड इज स्टोर्ड। अगर मैं डायरेक्ट एड्रेसिंग की बात कर रहा हूं तो आपका डाटा 2048 पे पड़ा था, तो इफेक्टिव एड्रेस 2048 हुआ। अगर मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग की बात करूं तो आपका जो डेटा था 2D वो 2052 पे पड़ा था। इन सच अ केस इफेक्टिव एड्रेस आपका 2052 हो गया। तो ये इंस्ट्रक्शन इसी इफेक्टिव एड्रेस के साथ डील करती है। कहना सिंस an address in an offset in a segment and maximum can be of 16 bit, therefore the register can only be of 16 bit। 16 बिट के रजिस्टर से डील करेगा, किसी फ्लैग की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। डिफरेंट फ्लैग्स होते हैं, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, किसी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। ये इंस्ट्रक्शन तब यूज होती है जब आप पूरे के पूरे एरे को मूव करना चाहते हो। आपके 2052 एड्रेस के अंदर 10-15 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, इन वैल्यूज को इकट्ठे प्रोसेस करना चाहते हो तो LEA इंस्ट्रक्शन बेस्ट है। एग्जाम्पल LEA BX प्राइजेस, तो प्राइजेस एरे की सारी वैल्यूज को B रजिस्टर में मूव कर देगा। प्राइजेस में चाहे 5 वैल्यूज पड़ी हो चाहे 6 वैल्यूज पड़ी हो, ठीक है ना, एक एक करके उनको मूव करना शुरू कर देगा। फर्स्ट बाइट ऑफ प्राइजेस यानी पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा एंड सो ऑन। इनिशियल एड्रेस आपको लोड करके दे देगा। ये आपकी LEA इंस्ट्रक्शन थी। नेक्स्ट थी ADC। ADC का मतलब क्या होता है? ऐड विद कैरी। जैसे आपकी 2 वैल्यूज पड़ी हैं 101 प्लस 110, आप इनको ऐड करने जा रहे हो, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0 कैरी 1। ये कैरी भी ऐड कर दे भाई इसके साथ, +1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 1 0 0। सो दिस इज आंसर यू गेट। ये है ऐड विद कैरी। 2 बाइट्स, मतलब मैंने 3 बिट ही लिए हैं, 8-8 बिट का मान लो, और कैरी फ्लैग, चाहे 8-8 बिट हो चाहे 16 बिट हो, दोनों पे काम करेगा। 2 ऑपरेंड्स को ऐड करेगा, इनको ऐड करेगा विद कैरी फ्लैग के साथ, ठीक है ना। बाकी सारी डिटेल सेम है जैसे आप इंस्ट्रक्शन ऐड करते हो। एग्जांपल ADC AH00H, तो A रजिस्टर के कंटेंट्स को 00 के साथ ऐड कर देगा। द इंस्ट्रक्शन विल ऐड द इमीडिएट नंबर 00H टू द कंटेंट्स ऑफ द कैरी फ्लैग एंड द कंटेंट्स ऑफ द AH रजिस्टर। द रिजल्ट विल बी लेफ्ट इन द AH, जो एंड आंसर आएगा वापस AH रजिस्टर में चला जाएगा। यह है ऐड विद कैरी। फिर बात आती है एक्सोर। एक्सोर गेट है, आपने अगर पढ़ा होगा एक्सक्लूसिव और गेट होता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते थे A प्लस सर्कल में B, जिसका मतलब हुआ A बार B प्लस B बार A। अगर आप इसको एवेल्युएट करते थे कुछ ऐसे करता था 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर इनपुट सेम है तो ये क्या करेगा? 0 सेंड करेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, चाहे दोनों 0 हो चाहे दोनों 1 हो तो ये 0 सेंड करेगा, अदरवाइज ये 1 सेंड करता है। तो ये एग्जांपल देखते हैं। कहता मान लो ये B रजिस्टर के कंटेंट है और ये C रजिस्टर के कंटेंट है, दिस वन। अगर आप ये इंस्ट्रक्शन दोगे एक्सोर, तो एक्सोर करते हैं जरा। 2 1s हैं तो यहाँ पे 0, डिफरेंट बिट्स हैं 1, डिफरेंट बिट्स हैं 1, सेम बिट्स हैं 0, डिफरेंट बिट्स हैं 1, सेम बिट डिफरेंट बिट, तो 0 0 1 एंड सो ऑन। तो ये आपका BX रजिस्टर की वैल्यू हो गई। तो ये आपका 886 की 4 इंस्ट्रक्शंस थी, 8 मार्क्स की। ये 4 इंस्ट्रक्शंस आपकी हो गई। अगली बार उसने इंस्ट्रक्शन पूछी थी ROL एंड RCL, ये रोटेट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ROL एंड RCL। देखो बीच में C लगा है ना, C मतलब कैरी बिट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कैरी बिट का कहीं ना कहीं काम होगा।
ROL क्या करती है, आप डेस्टिनेशन और काउंट बोल दो, वो उतने बिट्स को ट्रांसफर करेगी, ठीक है ना। डेस्टिनेशन मतलब किसको करना है, काउंट मतलब कितने बाइट्स ट्रांसफर करने हैं। तो रोटेट बिट्स ऑफ वर्ड और बाइट लेफ्ट MSB इज ट्रांसफर टू LSB। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को MSB बोल रहा है और लास्ट सिग्निफिकेंट बिट को LSB बोल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं एक सिंपल टर्म्स में बोलूँ 1011, तो दिस इज योर LSB लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज योर MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ROL क्या करेगा, इनको पीछे पीछे ले जाएगा। लाइक 0 आगे हो गया, इसकी जगह ले गया, 1 इधर आ गया, ये 1 इधर आ गया और ये 1 एकदम पीछे चला गया, ये रोटेट हो गई। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो वापस लास्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन गई, ठीक है ना। द ऑपरेशन इज कॉल्ड रोटेट एज इट सर्कुलेट्स बिट्स, द ऑपरेंड्स कैन बी रजिस्टर्ड मेमोरी। अब ये जो वैल्यू है वो चाहे मेमोरी हो, एड्रेस हो, चाहे रजिस्टर, दोनों के लिए काम करेगा, ठीक है ना। एंड ऑल्सो टू CF, अगर यहाँ पे आपका कैरी फ्लैग है तो कैरी में भी यही 1 मूव कर देगा वो। MSB का डाटा कैरी फ्लैग में भी जाएगा और MSB का डाटा पीछे भी चला जाएगा। ये है आपकी ROL इंस्ट्रक्शन। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो मान लो आपकी इनिशियल वैल्यू थी ये 0 1 0 1 0 1 1 1 और कैरी फ्लैग की वैल्यू थी 1। तो ये 0 यहाँ लोड हो गया, ठीक है, कैरी हट गया, यही 0 पीछे लोड हो गया, 1 0 1 0 1 1 आगे चला गया और ये 0 पीछे चला गया। मीन्स ये 0 बिट यहाँ पे भी रिप्लेस हो गई और ये 0 बिट यहाँ पे भी रिप्लेस हो गई, ठीक है ना। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और ये आप एग्जाम्पल ROL CX1 लिख सकते थे एग्जाम्पल में कि भाई रोटेट एक्यूमुलेटर, रोटेट लेफ्ट C रजिस्टर की वैल्यूज को 1 बिट ट्रांसफर कर दो लेफ्ट की तरफ। सेम होता है RCL, रोटेट विद कैरी, कैरी लूज नहीं करना है, कैरी को पीछे ले जाओ। इसमें क्या होगा, MSB कैरी बनेगी और जो कैरी है वो LSB बन जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पे भी लोड होगा और ये 1 पीछे भी, ये 1 यहाँ पे भी लोड होगा और ये 0 जो है पीछे चला जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, ये 0 यहाँ पे भी लोड होगा और ये 0 पीछे भी चला जाएगा। यहाँ पे ये 1 यहाँ पे लोड होगा और ये 0 पीछे चला जाएगा, एज यू कैन सी हियर, ठीक है ना, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी बिट्स काम वही किया है। ROL और RCL में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस यू सी, द ओनली डिफरेंस यू सी इज यहाँ पे कैरी बिट लॉस हो गया था, 1 गायब हो गया था, यहाँ पे कैरी बिट LSB बन गया है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन गया है, ठीक है। तो ये आपका ROL एंड RCL इंस्ट्रक्शन है। वैसे ही एक आई थिंक RRL भी इंस्ट्रक्शन होगी, ये वो राइट की तरफ बिट मूव करेगी, ठीक है ना। तो सेम है। आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा। रोटेट इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में निकलेंगे जरूर। तो B पार्ट भी हो गया। उसके बाद उसने पूछा था भाई इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल क्या है। 8086 पढ़ो तो भाई इंटरप्ट की इंट्रोडक्शन जरूर ले लेना। ये रहा आपका इंटरप्ट। मैं इंटरप्ट इसी वीडियोज़ में जो MCS 012 का जून 2022 का क्वेश्चन पेपर था, उसी में 2-3 जगहों पे इंटरप्ट आ गया है एक्सप्लेन करने को। तो हार्डवेयर इंटरप्ट पहले बताया गया भाई क्या होता है। किसी IO डिवाइस से अगर इंटरप्ट आया है तो भैया वो हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी कॉल से आया है इंटरप्ट तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाता है, ठीक है ना। इसको हम इनपुट आउटपुट रूटीन भी बोलते हैं। ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज इनिशिएटेड यूजिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन लगती है INT एंड फॉलोड बाय सम नंबर, तो ये इंटरप्ट कहलाता है। इन 8086 इस इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक इंटरप्ट वेक्टर टेबल है जो इस इंटरप्ट को हैंडल करेगा। कहाँ पे पड़ा होता है IFD 1 के बाइट्स ऑफ मेमोरी एंड हैज अ टोटल ऑफ 256 एंटिटीज ईच ऑफ 4 बिट्स। तो IFD लोकेटेड पहली लोकेशन पे पड़ा होता है, 256 एंटिटीज होती हैं और 4 बाइट्स पड़ी होती हैं। एन एंट्री इन द इंटरप्ट इज आइडेंटिफाइड बाय द नंबर गिवन इन द इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। ये जो नंबर दोगे ना आप, यहाँ से पता चलेगा कि इंटरप्ट वेक्टर टेबल में कहाँ से डाटा उठाना है। द एंट्री स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन कॉल दैट इज यूज्ड टू प्रोसेस। अब जो इंस्ट्रक्शन चल रही थी उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहीं पे वो सेव कर देगा और इस एड्रेस को चलाना शुरू कर देगा जो भी इंटरप्ट चलाने को आपने बोला है। तो ये आपकी एक तरीके से इंटरप्ट की एक्सप्लेनेशन है। फॉलोड बाय इंटरप्ट प्रोसेस कैसे किया जाता है, पहले डायग्राम समझ लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम कहता है कि यार मेरे को चलाओ पहले, मेरा चलना ज़्यादा जरूरी है। तो इससे नंबर 1 इंस्ट्रक्शन भेजी इंटरप्ट वेक्टर टेबल को। इंटरप्ट वेक्टर टेबल ने क्या किया, अच्छा ये एड्रेस है F065H और F000H, F000H एंड F065H। तो उसने क्या किया, अच्छा इन मेमोरी एड्रेसेस को, हाँ तो इसने इस मेमोरी एड्रेस को अपडेट किया रोम के अंदर। रोम के अंदर डेटा अपडेट करने के बाद इसने क्या किया, IRET इंस्ट्रक्शन को इनेबल कर दिया, ठीक है ना। जब ये इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, एग्जीक्यूशन खत्म हो गई, तो इंटरप्ट ने क्या किया, वापस उस रिटर्न प्रोग्राम को चले गए जहां से हमें इंटरप्ट आया था, ठीक है ना। तो यही 4 स्टेप्स में वो काम कर रहा है, ठीक है ना। द नंबर फील्ड इन इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 4, वो 4 से मल्टीप्लाई होता है, ये स्टेप्स हैं,
ठीक है ना, 30H पे पड़ा था, 10H पे पड़ा था, वो 40H पे चला गया। CPU क्या करेगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है एक, जो इंटरप्ट्स को एग्जीक्यूट करता है, वहाँ से इस एड्रेस को उठाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन द फिगर अबव द ISR ऑफ INT 10H इज स्टोर्ड एट, जो ये है INT 10H, कहाँ पे स्टोर हुई है ये, F00 और F065 पे स्टोर हुई है। द CPU लोड्स द CS रजिस्टर, चिप सेलेक्ट रजिस्टर एंड IP रजिस्टर विद द न्यू एड्रेस इन द IVT, तो नए एड्रेसेस के साथ इसको लोड कर देगा एंड ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू दैट एड्रेस, और कंट्रोल आपका वहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ये स्टेप 3 में होगा। तो ये 1 स्टेप की एक्सप्लेनेशन ये रही, 2 स्टेप की एक्सप्लेनेशन ये रही, और 3 स्टेप एंड 4 स्टेप लास्ट जो है IRT इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट रिटर्न। वापस आ जाओ भाई, प्रोग्राम खत्म हो गया है तो आप वापस आ जाओ, आगे से शुरू कर दो। तो ये डायग्राम और इसके 4 स्टेप्स जो 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग हुई पड़ी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये लास्ट वाला 4 है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। रोल ऑफ इंटरप्ट वेक्टर टेबल था, ठीक है ना, 886 का इंटरप्ट वेक्टर चल रहा था, उसके रिलेटेड था। द नेक्स्ट इज व्हाट इज एन असेंबलर। असेंबलर क्या है और इसका पर्पस क्या है। यार ये 3 नंबर का डेफिनेशन था, जितनी मर्जी गप्पे मारते, मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन आपकी बुक से उठा के लिख दिया है। ये डायग्राम बना सकते थे आप कि आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो, ऐड A, B, मूव B, C, स्टार्ट, हॉल्ट, ये निमोनिक प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाता है। आप इस असेंबलर को देते हो, असेंबलर क्या करता है, इसको मशीन कोड बाइनरी वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है। ये आपका असेंबलर है। असेंबलर का पर्पस क्या है, देखो यार, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को या आपका जो प्रोसेसर होता है उसको सिर्फ बाइनरी समझ आएगा, वो 11011 ही समझता है। लेकिन विद टाइम ये बिट्स बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगी, तो ह्यूमंस कहते हैं भाई हमें ये समझ नहीं आ रहा है, हमारे लिए ये मुश्किल है, तो हमारे लिए हमारे मतलब की कोई लैंग्वेज बनाओ। तो पहली कोशिश की गई कि कंप्यूटर को इनपुट बाइनरी की फॉर्म में ना दी जाए, किसी और फॉर्म में दी जाए जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो। तो पहली कोशिश थी असेंबली लैंग्वेज। इन असेंबली लैंग्वेज, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द एड्रेसेस इन बाइनरी फॉर्म, what you could do, you can give them a mnemonic opcode like add instruction कि ऐड करना है, move instruction कि मूव करना है, ठीक है ना, load instruction LXI कि लोड करना है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डेटा इन दिस फॉर्म, आप असेंबली लैंग्वेज में इस तरीके से डाटा सेंड करने लग गए। अब अगर आप असेंबली लैंग्वेज के इस फॉर्म से डाटा प्रोसेस करोगे तो इन इंस्ट्रक्शंस को कौन प्रोसेस करेगा, कंप्यूटर तो कर नहीं सकता, उसको तो बाइनरी आता है। तो बीच में एक असेंबलर लाया गया। ये असेंबलर क्या करेगा, इन मेमोरी एड्रेस को उठाएगा, असेंबलर के पास एक टेबल होता है, उस टेबल में इन एंट्रीज को ढूंढेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी वैल्यूज को उठाएगा, बाइनरी वैल्यूज को प्रोसेस करके आगे पास ऑन कर देगा, मशीन इंस्ट्रक्शन बना के उसको कंप्यूटर को आपको दे देगा, जो इसको प्रोसेस करेगा एंड आंसर आप असेंबलर को वापस पकड़ा देगा। तो दिस इज व्हाट एन असेंबलर डज। इसका पर्पस क्या है, असेंबलर का पर्पस है कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। फॉर दिस इट यूजेस अ डिफरेंट टेबल, इसके पास कई टेबल्स होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू ये काम करता है। यही एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ लग गए होंगे। इसी के साथ हमारा जून 2022 का क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।